नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ भारतीय संविधान, जिसमें मैं आज आपके साथ इसकी चर्चा करूँगा कि जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, हर बार की तरह आज फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे भैया जो हैं वीडियोज़ उसको आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा जो भैया चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है हमारा भारतीय संविधान। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो जो हमारे भारतीय संविधान का जो भैया मुख्य अंग है जो भैया हमारा जिसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, वो है भैया हमारी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर हम भैया इस प्रस्तावना की बात करते हैं तो इस प्रस्तावना में जो हमारा लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी एक संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें भी हमारे 3 शब्द हैं ऐसे जो कि बाद में संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे। वो थे आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो ये जो कुछ थे वर्ड्स जो कि हमारे पास बाद में इसमें जोड़े गए थे, तो ये हम अभी इसको आगे देखेंगे। तो ये भैया थी हमारी भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी, जो कि है हमारी प्रस्तावना है, ठीक है। अगर हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों पे आते हैं तो सबसे पहला आता है कि जो आपका संविधान शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था एक भैया ब्रिटिश नागरिक थे। कौन थे? वो थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का यूज किया था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सर हेनरी मैन वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अगला आता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है। तो द वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम ब्रिटेन, दैट मीन्स द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो आपका ब्रिटेन का जो भैया संविधान है ये हमारा विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान माना गया है। लेकिन ये जो है वो नॉन रिटन फॉर्मेट में, यानी कि अलिखित है, लिखित फॉर्मेट में नहीं है, तथा ये परंपराओं पर आधारित है। जो भैया परंपराएं वहां पर चलती चली आ रही हैं तथा जो भैया वहाँ की रूढ़िवादी हैं या फिर जो भैया वहाँ के नियम कानून पहले से ही चलते चले आ रहे हैं वही आगे भी सब आ गए हैं, बढ़ते चले आए हैं। और ये जो है आपका नॉन रिटन था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जो आपका रिटन संविधान, अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो आपका लिखित संविधान है वो है आपका अमेरिका का। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए आप इसको सीधे सीधे आप याद कर लीजिए कि नॉन रिटन ओल्डेस्ट इज फ्रॉम ब्रिटेन एंड द रिटन इज फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है जो भैया अमेरिका का संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, यानी कि जो आपका द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन रिटन टिल डेट
इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, तो भैया जो आपका अमेरिका का जो है सिद्धांत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का है, और यही जो है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। और इसमें कितने आते हैं, तो वो आते हैं आपके मात्र 7 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो भैया निर्माण प्रक्रिया हुई है, तो उसका जो नींव पड़ी है, नींव कब पड़ी है, तो नींव डाली जाती है 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें ये जो है ये भैया बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट एक्ट था, जिसने भारत का जो भैया शासन सत्ता व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा भैया उसने किया था, परिवर्तन किया था। 1773 से पहले अगर हम बात करते हैं तो भैया बंगाल में था आपका गवर्नर था, उसको उठाकर बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये मैंने आपके साथ चर्चा की थी जब मैंने आपको पढ़ाए थे आप भारत के तथा बंगाल के मुख्य भैया जो आपके थे वायसरायज थे, गवर्नर जनरल्स थे, गवर्नर्स थे। ये जब मैंने आपको उस वीडियो में जब मैंने इसकी चर्चा की थी तब ये आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और तब मैंने इसकी जो है पूरी तरह से चर्चा की थी। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे भैया आप चैनल में आप इसको देख सकते हैं, एक होगा भैया प्लेलिस्ट है, उसमें आप इसको सब देख सकते हैं कि जो भी भारत के प्रमुख गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स तथा वायसरायज हुए हैं उनके विषय में भी सारी की सारी उसमें महत्वपूर्ण हैं जानकारियां हैं, तो आप उसमें से आप इसको देख सकते हैं। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही आपका बनता है जो आपका संविधान निर्माण है उसकी नींव भी मानी जाती है, वो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अगर हम भारत में अगर हम बात करते हैं जो आपका संविधान सभा का जो भैया गठन होता है वो कब होता है, तो भारत में जो आपका संविधान सभा का गठन होता है, पहली बात तो जो आपका संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वो हुआ है संविधान सभा के द्वारा। और इसका गठन होता है कैबिनेट योजना के तहत, और ये कैबिनेट योजना ने जब इसका बिल पास किया तो वो कब गठन होता है, 9 दिसंबर सन 1946 में। 9 दिसंबर सन 1946 में कैबिनेट योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। अब ये जो आपका संविधान सभा था, इसने क्या किया कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया तथा 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बनाकर तैयार कर दिया। तो कब बना, 26 नवंबर सन 1949, और इसी दिन जो है सबसे पहले जो आपका जो हमारी प्रस्तावना थी वो इसको पढ़ा गया था। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें यहाँ से मिली, पहला ये कि ये कब बनकर तैयार हुआ, तो वो बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर सन 1949, और इसमें कितना समय लगता है, तो वो लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, और ये हमारा डेट कब से काउंट की गई है, तो वो की गई है 9 दिसंबर सन 1946, क्योंकि 9 दिसंबर सन 1946 को ही कैबिनेट योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, ये 3 पॉइंट यहाँ से हमारे होते हैं, क्लियर होते हैं। अगला आता है कि जो भैया स्वतंत्रता के समय जब हमारा स्वतंत्र भारत होता है उस समय जो हमारा संविधान में कितने थे भैया पॉइंट और आपके अनुच्छेद थे सॉरी, तो जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होता है और उस समय अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो वो था हमारा प्रारंभ में 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं तथा 8 अनुसूचियां होती हैं। तो जो हमारा पहले जब संविधान बनता है 26 नवंबर सन 1949 को, और वो जब लागू होता है तो लागू होने के समय उसमें कितने अनुच्छेद होते हैं, तो वो होते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। आप देखो जो भारत का है संविधान वो विश्व का सबसे
बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? अगर हम इसका कंपेरिजन करना चाहें अमेरिका से, तो अमेरिका में सिर्फ मात्र 7 अनुच्छेद है, और यहाँ पर 395 तो जब ये बना था तब थे। अब तो अभी कितने हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हैं, है ना। तो अगर हम दोनों का भैया कंपेरिजन करें तो हमको वहीं से ही तो सब पता चल जाता है कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा होना ही होना है। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब इसको हमने लागू कब किया, तो ये तो यार डेट सबको पता होगी, 26 जनवरी 1950, और इसी डेट को हम मनाते हैं भारत में गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला आता है जो आपका भारत का संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा कहाँ का है? तो दूसरा है भैया कनाडा का, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का। तो पहला भारत, दूसरा आपका कनाडा, और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो आई फॉर इंडिया, सी फॉर कनाडा और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो ICA। ठीक है, इससे आप इसको याद करेंगे कि इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 हैं जिनके संविधान विश्व में सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले इंडिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया में जब बना था तब कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? तो भाग थे 22, और अनुसूचियां कितनी थी? वो थी 8। और जो सबसे छोटा संविधान है वो किसका है? तो वो है अमेरिका का। लिखित संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें कितना है अनुच्छेद? तो मात्र 7 अनुच्छेद है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान कहाँ का है, तो सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है आपका अमेरिका का। और अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे प्राचीनतम नॉन रिटन संविधान कहाँ का है, जो भी ये परंपराओं पर आधारित है, तो वो है आपका ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटिश संविधान है। ठीक, ये कुछ पॉइंट थे। ठीक, अब जो भारत का संविधान है वो जो है पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेड है। भारत का संविधान भैया लिखा गया है अंग्रेजी में, जो हमारा संसद में जो भैया है लैंग्वेज, वो भी हमारा मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जो भारतीय संविधान में जो हमारी अभी तक सारी भाषाओं को जो सब जोड़ा गया है, उसमें आज तक अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है पूर्णतः किस भाषा में लिखा हुआ है। तो भारत का संविधान पूर्णतः लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में। अब भारतीय संविधान को जो है क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को तो भैया कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग क्यों? क्योंकि भैया वकील ही सबसे ज्यादा इसको पढ़ते हैं। उनका काम ही यही है कि हर रोज भैया कौन सी भैया दफा है, कौन से भैया अनुच्छेद है, कौन से नियम है, कौन से कानून है, इसको कैसे क्या क्या करना है, तो वही लोग इसको पढ़ते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि ये भैया वकीलों का स्वर्ग है। ठीक, तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमने अभी तक चर्चा की है भारतीय संविधान की। अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान जो बना है तो उसमें कुछ हमारे सोर्सेज भी थे। ठीक है, तो अब जो सोर्सेज थे तो वो कौन कौन से देश से, किस किस देश के संविधान से वो भैया उठाए गए हैं, है ना। तो वो भी हम देखते हैं। तो पहला आता है जो आपका उपबंध स्रोत में आता है आपका संसदीय प्रणाली। तो जो आपका संसदीय प्रणाली है, यानी कि सारा काम जो है आपका संसद देश होगा। अगर देश में कोई भी नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, या फिर कोई भी नियम कानून में आपको चेंजमेंट करने हैं, या फिर कोई भी आपको टैक्सेशन लाना है, कुछ भी लाना है देश में, वो सब का सब कहाँ पे सबसे पहले आएगा? वो आएगा संसद में। संसद में जब वो बिल पास हो जाएगा, फिर जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, उसके बाद वो पूरे देश में कानून बना के लागू किया जाएगा, या फिर जो भी उसका चेंजमेंट अगर है, अमेंडमेंट है, तो वो होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि संसदीय प्रणाली कहाँ से आती है, वो आती है आपकी ब्रिटेन से। अगला आता है मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अक्सर पहले पेपरों में पूछा जाता है कि जो आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, और साथ में नीति निर्देशक तत्व। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। देखो, उसको याद करने का बहुत प्यारा सा तरीका है। अमेरिका में एक थे भैया अब्राहम लिंकन, तो जो वहाँ के राष्ट्रपति भी हुए हैं। तो वो जो है सबसे ज़्यादा फेमस क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने जो है अश्वेतों के लिए बहुत ज़्यादा भैया संघर्ष किया था, है ना। तो उन्होंने क्यों किया था संघर्ष? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भैया अश्वेत है उनको भी उनका जो भैया उनके हैं भैया मौलिक
भैया अधिकार हैं जो भी उनका है वो सब का सब उनको मिलना चाहिए तथा सबको समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो वही जो पॉइंट है वो हमारे देश में भी, हमारे संविधान में भी सब रखा गया। तो वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया अमेरिका से, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है जो आपका है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भैया है पूरा संगठन है और जो उसकी पावर है वो कहाँ से दी गई, तो वो भी दी गई है अमेरिका से ही। तो अमेरिका में से ही लिया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। तो अभी तक अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें ली, तो दो चीज़ें ली हैं, एक लिया आपका मौलिक अधिकार लिया है और दूसरा लिया है सुप्रीम कोर्ट। अब दोनों को अगर हम को रिलेट करते हैं, अगर भैया किसी को मौलिक अधिकार या को भैया मान लिया नहीं जो है उसको मिल रहा है मौलिक अधिकार, तो भैया छोड़ दो। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई मान लिया प्लॉट है, अगर मान लिया कोई दूसरा उस पर आकर वो सब कब्जा कर ले तो आप सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, आप भैया कोर्ट में जाएंगे। तो यानी कि दोनों के दोनों आपस में हुए ना को रिलेट हुए, तो यानी कि अगर दोनों को रिलेट हुए हैं तो दोनों का सोर्स भी एक ही होगा। और दोनों का सोर्स क्या है, सोर्स है अमेरिका है। तो आई होप कि आपको अभी तक याद हो जाएगा कि मौलिक अधिकार तथा सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों के दोनों आए हैं अमेरिका से। और जो हमारा संसद का जो है प्रोसेस यानी कि संसदीय प्रणाली है वो आया है ब्रिटेन से, ठीक है। अगला आता है जो आपका संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो आपका यूनाइटेड आपके जो है पूरा किंगडम टाइप का है, मतलब सब कुछ आपका होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, यूनियन में होना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर भैया उसका संघ होना चाहिए। तो उसका जो हल लिया है वो लिया है कनाडा से। अब देखो कनाडा से को अगर हम वैसे देखना चाहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भैया बहुत बड़ा है। तो भैया बड़ा है तो कैसे है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा जो आपका क्षेत्र है उन सबका यूनियन है। तो यूनियन है यानी कि संघ है, संघ है तो कहाँ से आ गया, कनाडा से, है ना। तो इसको मैं सिर्फ इसको भैया आप लोगों को याद करवाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसका एक भैया कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। तो बस आप 2 बार 3 बार आप ये वाला वीडियो अगर देख लीजिएगा, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से आपके दिमाग में मतलब बैठ जाएंगी। और अगर मान लिया पेपर में आता है तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद होता है तो आपको सिर्फ यही बात याद रहेगी तो आप टिक लगा सकते हैं ना। तो संघ की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो अब जब यूनिटी बनेगी संघ बनेगा तो वो एक बहुत बड़ा आपका बन जाएगा और अगर हम बड़ा बात करते हैं तो भैया कनाडा का जो भैया क्षेत्रफल है वो भी भैया बड़ा है। तो जब बड़ा है तो फिर बड़ा कहाँ से आएगा, तो संघात्मक व्यवस्था आ रही कनाडा से। अब नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आया है आयरलैंड से। अब इसको तो थोड़ा सा याद कर लो, आयरलैंड है नीति निर्देशक तत्व है। अभी फिलहाल के लिए तो इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं आ रही है दिमाग में, अगर आती है मैं अभी आपको बता दूंगा। आपातकाल, आपातकाल। अब देखो आपातकाल को तो मैं ऐसे ही याद करा दूँ, जर्मनी से लिया गया है। अब जब जर्मनी में जब भैया हिटलर का शासन आया था तो जो वहाँ के भैया जूस थे यानी कि यहूदी थे, उन सब के लिए तो भैया आपातकाल की घोषणा हो गई थी, इमरजेंसी हो गई थी। उनके लिए खतरा ही खतरा था क्योंकि जो भैया हिटलर थे, हिटलर ने साफ साफ कह दिया था कि मैं जितने भी भैया यहूदी हैं उन सबको 1 महीने का समय दे रहा हूँ कि वो हमारा देश छोड़कर बाहर चले जाए, नहीं तो फिर उनके साथ कुछ भी होगा तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि उसने अल्टीमेटम दे दिया था। तो भैया उन सब के लिए इसमें क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। तो आप वहीं से याद कर लो कि आपातकाल का जो भैया सब है नियम है वो कहाँ से आता है, तो इमरजेंसी आती है जर्मनी से। जर्मनी से यही एक आया है और कुछ नहीं आया, ठीक है। अब संसदीय विशेषाधिकार देखो, संसद का जहां पर भी मोस्टली जो पॉइंट्स आएंगे संसद के वो सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास ब्रिटेन से, तो ठीक है वो याद कर लो। अब देखो हम बात करते हैं गणतंत्रीय प्रणाली। गणतंत्रीय प्रणाली यानी कि लोकतंत्रात्मक, हम जनता जो चाहेगी जिसको चाहेगी वही आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है फ्रांस का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस के लोग जो हैं वो भैया फ्रांस हमेशा अपने लोगों की जो पूरी तरह से सुनता है, तो वही हमारे भारत में भी अपनाया है कि भैया यहाँ पर भी आ गया है लोकतंत्रात्मक प्रणाली आ गई। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, तो मौलिक कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज,
जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आती है भैया रूस से। अब देखो दो चीजें हैं जो कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसको मिलना ही चाहिए, तो ये आता है भैया अमेरिका से। अब देखो दो चीजें हैं, अमेरिका और रूस कभी भी एक दूसरे के मित्र नहीं बनते, क्योंकि इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। और कंपटीशन क्यों चलता है कि जो भैया अमेरिका है वो कहता है कि जो भैया हम कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है, वो हमारे राइट्स हैं, ठीक है। और जो भैया करता है, रूस करता है, वो बोलता है नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी भैया ड्यूटी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ना कि ये मेरे राइट्स हैं। तो आप इस तरह से उसको याद कर सकते हैं कि भैया जो है अमेरिका बोलता है कि हमारा है यानी कि अधिकार है, और जो रूस है वो कहता है कि हमारी ड्यूटी है। तो इससे आप याद कर रहे हैं। अब अगला आता है जो आपका संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। वही चीज आएगी जहाँ भैया संसद की बात आ जाए, तो संसद की बात में भैया ब्रिटेन तो होना ही होना है, 90% में आपका ब्रिटेन ही होगा। तो संसद में आ गया आपका ब्रिटेन, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की चर्चा मैं अभी आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा जब संविधान पे, तब मैं उस पर करूंगा समवर्ती सूची, सर्व सूची और राज सूची जो होती है। हालांकि जो आपका समवर्ती सूची होती है ये भैया बेसिकली ये होता है कि अगर राज्य ने मान लिया कोई नियम बनाया है और उसके यहाँ पर वो पर्टिकुलर कानून चल रहा है, और केंद्र जो है वो भी उससे संबंधित ही कोई नियम बनाता है, तो वो पहले उस पर्टिकुलर राज्य का जो भैया नियम है उससे जो वहाँ का सब है तो उससे अपना कंसिडरेशन करेगा, वो अपनी सलाह करेगा। अगर वो चाहे तो जो वहाँ का है नियम उसके अकॉर्डिंग अपना नियम बना सकता है, या फिर मतलब ये है कि जो है भैया आपका राज्य तथा आपका जो आपका केंद्र है वो दोनों आपस में मिलकर जो भी वो सब नियम रूल्स बनाएंगे वो हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये जो है ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ये है विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा संविधान। पहले पे है भारत, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसको वहां से याद कर दीजिए। आप उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है वो आता है अमेरिका से, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका पद है वो लिया गया है अमेरिका से। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो भैया अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं, संशोधन वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ली गई है, और वो क्या ली गई है कि हम भैया जो हमने बना दिया गलती हो गई हम उसको इरेज कर देंगे, इरेज करके फिर से नया बना देंगे। तो वो चीज उन्होंने ले ली है दक्षिण अफ्रीका से। अब जो अब ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब संविधान क्या होता है, तो भैया अगर आपसे मान लिया कहीं कोई रिटर्न में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, और वो आपसे पूछे कि संविधान क्या होता है, तो ये बेसिकली आप ये लिखेंगे कि ये एक लिखित तथा मौलिक दस्तावेज है। यानी कि ये आपका रिटर्न कुछ पेपर्स हैं जिनके आधार पर जो आपका कोई भी देश है उसकी जो है आपका की शासन व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था होती है उसको संचालित किया जाता है, ठीक है। लिखित तथा मौलिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो ये आपको लिखना है, लिखित लिखना है, मौलिक दस्तावेज लिखना है तथा शासन व्यवस्था का संचालन लिखना है, ठीक है। अगला है जो आपका भारतीय संविधान है उसका निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ, अभी मैंने बताया। आप देखो मैंने अभी बताया था आपको कि 1946 में हुआ था, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका हुआ था भैया कैबिनेट का जो आपका योजना थी उसका गठन होता है, और उसके बाद जो है आपका आता है 9 दिसंबर सन 1946 जब इसका होता है गठन हो जाता है, ठीक है। अगला आता है कि जो संविधान सभा का निर्माण जो आपका है संविधान का निर्माण है, पहले तो बात करते तो जो संविधान का भैया निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, सही है। क्योंकि जो और ये जो भैया संविधान सभा के थे भैया लोग थे, तो ये भैया क्या थे, तो ये वो लोग थे जो कि भैया प्रत्येक रियासत और जो भी आपके राज्य थे भैया उस समय, और जो भी हमारे थे लोग थे उन सबको भैया चुना गया था, और एक भैया पूरी एक कमेटी बनाई गई थी जिनका ये दायित्व था कि वो जो है भारत के लिए कानून बनाए और
उसका निर्माण करें संविधान का, तब ये बना था। ठीक है, तो ये हुआ था भैया संविधान सभा का निर्माण। अब बात करते हैं कि संविधान सभा के जो भैया सदस्यों की जो है कुल संख्या वो कितनी हुई थी, निर्धारित कितनी हुई थी, तो वो हुई थी 389। ठीक है, 389 हुई थी। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो भैया संविधान सभा का पहला अधिवेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाती है संविधान निर्माण की। ठीक है, अब ये जो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के जो हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि जब इन्होंने इसकी अध्यक्षता की 9 दिसंबर को, इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर को जो है संविधान सभा के जो है भैया परमानेंट अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। और वो कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यानी कि स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता के 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है परमानेंट अध्यक्ष। अब जो है आपका भारतीय संविधान की जो नींव है वो क्या मानी गई है, वो बेसिकली जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, जो लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, उसको माना गया है कि वहां से जो है भारतीय संविधान की नींव पड़ी। ठीक है, जब भैया ये जब इसका निर्माण शुरू होने जा रहा था तब का। ठीक है, तो जो है संविधान सभा के समझ भैया उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, तो भी मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। डेट क्या आती है, वो आती है 13 दिसंबर सन 1946। 13 दिसंबर सन 1946 यानी कि अब देखो फिर से मैं इसको कर रहा हूँ रिकैप। 9 तारीख को जो है इसका पहला अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं। ठीक, ये इतना हमारा हुआ। अब आते हैं आपके भैया प्रारूप समिति की पे। तो जो आपका संविधान की जो आपकी भैया प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रारूप समिति का मतलब ये होता है कि जो हमारा संविधान बन रहा है उसमें हमारे कौन कौन से भैया कंटेंट होंगे, उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए भैया जो बनाई गई थी कमेटी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए भारतीय संविधान सभा का एक वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने बहुत सारी भी चीज़ें मैंने कवर अप की हैं, और जो मोस्टली चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में कवर अप की थी वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज़ आप उस वीडियो को भी आप देखिए। तो मैं आपको ये पूरी तरह से एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया तो आप भारतीय संविधान तथा भारतीय संविधान सभा के बारे में बहुत कुछ नॉलेज गेन अप कर लेंगे। ठीक है, तो भैया आते हैं वापस अपने भैया पॉइंट्स पे। तो जो आपकी बनती है प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब भैया ये जो बने थे, तो ये जो भैया प्रारूप समिति थी तो उसमें कितने लोग थे, तो उसमें थे 7 लोग थे। ठीक है, ये मैं आपको उस वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अंगीकृत का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि पहली बार जब ये हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और जब इसको पहली बार सब पढ़ा गया तो वो कब होता है, तो वो होता है आपका 26 नवंबर सन 1949, जिस दिन ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था लिखित रूप से। ठीक है, तो वो है आपका 26 नवंबर सन 1949। अब ये जब
भैया बनकर तैयार होता है तब भैया कितने सदस्यों ने साइन किया, तो वो करते हैं 284। अब देखो एक चीज, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब उसमें कितने लोग थे, तो वो थे आपके 389, और साइन कितने लोगों ने किया, तो वो किया है 284, यानी कि 105 लोगों ने साइन नहीं किया, है ना। तो 105 लोग गायब रहे, ठीक है। अब वो गायब रहे कि कम हो गए कि कहाँ चले गए, वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब जो भारतीय संविधान का जनक है वो भैया किसको माना गया, वो उसी व्यक्ति को माना जाएगा जिसने इसका प्रारूप बनाया। तो प्रारूप किसने बनाया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। अब संविधान सभा की जो भैया लास्ट बैठक होती है वो कब होती है, वो होती है संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी सन 1950। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यानी कि 24 जनवरी सन 1950 को। अब जो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको इसी अंतिम बैठक में, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा की जो लास्ट बैठक होती है 24 जनवरी सन 1950 को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। निर्विरोध तरीके से प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है 24 जनवरी 1950 को। और कब, जब ये आपकी भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक में। अब जो आपका ये भैया पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष और ये जो आपका समाजवादी शब्द है, ये जो 2 शब्द जोड़े गए वो कब जोड़े गए और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो ये जो 2 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन में, ठीक। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में इंदिरा गांधी के समय में, तो उस समय क्या क्या जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द और जोड़े जाते हैं। और बाकी जो आपका पहले से चल रहा था कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को वेकर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो हमारी प्रस्तावना थी, इसमें हमने 2 शब्द क्या जोड़ दिए, एक जोड़ दिया पंथ निरपेक्ष और एक जोड़ दिया समाजवादी। कब जोड़ दिया, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इंदिरा गांधी पीएम, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान की कुंजी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा वो है संविधान की प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना आपको याद करनी पड़ेगी। अब अगला आता है जो आपका संविधान में जो है शामिल कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। जो ये जो आपका कानून द्वारा स्थापित शब्दावली है, इसका स्रोत कहाँ से आता है, तो ये जो आपका कानून द्वारा स्थापित शब्दावली आती है, ये आती है जापान से। जापान का जो संविधान है वहां पर इस शब्दावली का यूज होता है कि बाय द वर्च्यू ऑफ रूल्स, यानी कि जो आपका कानून द्वारा स्थापित है वो आता है आपका जापान से। अब जो आपका संविधान की प्रस्तावना की जो भैया भाषा है, समवर्ती सूची। अब देखो मैंने समवर्ती सूची के बारे में भी आपको बताया था कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी तब, और ये जो है ये हमारा बेसिकली होता है क्या, जो हमारा राज्य है तथा जो हमारा केंद्र है उन दोनों के बीच में भैया अगर कोई मान लिया सब बनना है, आपका कोई नियम कानून बनना है, तो पहले एक म्यूचुअल बैठक होती है और वो सब होता है। तो यानी कि ये हमारा किस चीज़ से है कंसीडर, तो ये है हमारा केंद्र तथा राज्य के बीच में जो हमारा शक्तियों का है सब विभाजन, उससे है संकल्पित। तो यानी कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का भैया विभाजन। तो ये जो 3 पॉइंट हो गए, भाषा हो गया,
समवर्ती सूची होगी तथा केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। ये किस देश से लिया गया? तो ये भैया तीनों पॉइंट लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अगला आता है जो आपका भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी आता है अमेरिका से। तो ये दोनों कहाँ से आ गए? यूएसए से। ठीक, उपराष्ट्रपति कहाँ से आया? ये भी अमेरिका से। ये आपका क्विक रिवीजन होता चला जा रहा है। ठीक है, किस देश की कानून निर्माण प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया? तो भैया जो आपका संसदीय प्रणाली आती है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही सारे के सारे भैया नियम बनेंगे, कानून बनेंगे। कहाँ बनेंगे? संसद में बनेंगे, वहीं से पास होंगे, तब राष्ट्रपति साइन करेगा और फिर जाकर देश में आपका कानून बनेगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया था हमने? संसद उठाया था हमने भैया ब्रिटेन से। तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो आपका एकल नागरिकता है, यानी कि जो आपका सिंगल नेशनलिटी है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, जहाँ संसद आ जाए वहाँ भैया आंख बंद करके ब्रिटेन मार दो। ठीक है, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। अब जो भैया लोकसभा है, तो लोकसभा किसका पार्ट है? संसद का है, यानी कि 90% इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा अगर देश पूछता है। राष्ट्रपति का संवैधानिक, तो भैया राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? वो है आपका संसद का, यानी कि इसका भी 90% आंसर ब्रिटेन होना है। तो ये जो आपका संवैधानिक जो इसका अस्तित्व है तथा अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, तो ये आपको एक नया याद करना पड़ेगा कि अखिल भारतीय सेवा प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ब्रिटेन से। ठीक, तो आई होप कि ये आपको हो जाएगा याद कि आपकी जो भैया एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट आता है, कानून बनाने का कॉन्सेप्ट आता है, लोकसभा के भैया जो आपके दायित्व आते हैं वो हो गया, या फिर जो आपका राष्ट्रपति के बारे में अगर कोई नियम कानून या फिर जो भी आपका स्वामित्व आता है, संवैधानिक प्रवृत्ति आती है, तथा अखिल भारतीय सेवा प्रणाली आती है। तो ये सभी के सभी कहाँ से भैया संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ब्रिटेन से। ठीक है, वहीं से हमने हमारे संविधान में इनको कलेक्ट किया है। अब आता है कि एक भैया लोग थे, वो थे आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने क्या किया कि जो उन्होंने है भारतीय संविधान को उधार का थैला तथा वकीलों का स्वर्ग। आप देखो, वकीलों का स्वर्ग तो कहा, वकीलों का स्वर्ग तो कहा ही गया, और साथ में उसमें उन्होंने कहा उधार का थैला। उधार का थैला यार क्यों कहा? उसका रीजन है कि भैया जो है उधार का मतलब क्या होता है कि आप मान लिया मार्केट गए, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको सामान चाहिए, तो भैया आपने जो है एक दुकान से ही सारा सामान लेने की बजाय हर एक दुकान पे गए और भैया अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तो एक एक सामान आपको जो भी अच्छा लगा वो आपने भैया रख लिया और भैया चलते बने बिना पैसा दिए। तो आप जो आपका थैला है उसमें सारा सामान है तो उधार का, लेकिन वो कहाँ से आया? अलग अलग सोर्सेज से आया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो आपका उधार का थैला बोला गया, वो क्यों बोला गया? क्योंकि जो भी नियम बने हैं वो सारे के सारे नियम आपने एक ही सोर्स से ना लेकर अलग अलग सोर्स से लेकर आपने एक तरह से खिचड़ी बनाई है, तो वो आपका हो जाता है उधार का थैला। और ये किसने कहा है? तो वो कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। तो जो मौलिक अधिकार हैं तो उनमें से जो हमारे भैया भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं? वो हैं इस समय 5 मौलिक अधिकार हैं। तो भैया 5 मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो पहला एक है आपका 15वां अनुच्छेद, 16वां अनुच्छेद, 19वां, 29वां और 30वां। तो ये जो है आपके 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे आप 2-3 बार आप इनको याद कर लो कि ये मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे उठ के जाते हैं कहाँ पे? नागरिकों के पास। ये 5 हैं, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। भैया फोन नंबर तो यार बहुत याद कर लेते हो, एक बार ये वाला कोड भी यार याद कर लो। तुम भी क्या याद करोगे? किसके किस दिलदार से भाला पड़ा है, नंबर याद कर लो। 15, 16, 19, 29, 30। ये वो अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। अधिकार है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अधिकार अधिकार। और देखो इसको और अच्छे से आप मैं याद करा सकता हूँ कि अधिकार, अधिकार, आ है आ फॉर अधिकार और आ फॉर अमेरिका। तो इससे भी आप याद कर लो कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं और
कौन कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये हैं, ये वो 5 मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जो आपका भैया गोलकनाथ एक थे, तो भैया गोलकनाथ और जो भैया पंजाब के राज्य के मध्य जो भैया था विवाद था, तो उसके लिए जो है भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भैया मौलिक अधिकार हैं उनमें होना चाहिए संशोधन और उसके लिए संविधान सभा को बुलाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो भैया मौलिक अधिकारों में इस समय कुछ संशोधनों की आवश्यकता है और उन संशोधनों को करने के लिए संविधान सभा का वापस से एक अधिवेशन होना चाहिए। और इन्होंने ये किस केस के संबंध में कहा था? वो उन्होंने कहा था गोलकनाथ केस, जो कि हमारा गोलकनाथ तथा पंजाब राज्य के बीच में ये जो विवाद था उसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संसद का निर्माण कब होता है? तो संसद का निर्माण जो है वो स्वतंत्रता से पहले होता है, और वो कब होता है? 1921 से लेके 1926। अब 1921 आया, 21 बहुत इम्पोर्टेंट है यार, पता नहीं 21 में क्या क्या कर दिया है, और भैया इतना ज़्यादा कर दिया है कि हम लोगों को परेशान कर देता है। अभी देखो 1921 की बात करें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की भैया खुदाई होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है 1921 में भैया। अगर हम देखें तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की भैया खुदाई कर डाली। 1922 में जाके जो है मोहनजोदड़ो की भैया हो जाती है खुदाई राखल दास से, है ना, तो ये भी हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भैया चौरी वो आपका उसका असहयोग आंदोलन वाला मैटर चलता है जलियांवाला बाग के बाद में। तो बहुत सारे कांड हैं जो कि होते रहते हैं, ठीक है ना। तो चौरी चौरा कांड है और भी कोई बहुत सारी चीजें हैं, इससे मतलब हुआ है कांड बहुत सारे हुए हैं, ठीक है ना। तो 1921 हमको परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो उसी में आप एक बना लो जो भैया चार्ट, या फिर चार्ट छोड़ो तो एक अपना पेज निकाल दो, उसमें 1921 बड़ा बड़ा लिख दो और एक एक पॉइंट करके बनाते चले जाओ। पहला हो गया आपका हड़प्पा के भैया खुदाई यानी कि सिंधु सभ्यता की फिर भैया खोज हो गई। दूसरा लिख दो संसद का निर्माण लिख दो, ठीक है। अभी और भी सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। एक और जो आपका भैया है आपका, हाँ देखो 1921 का की जो भैया हुई थी भारत में जनगणना हुई थी, तो इसको भी भैया क्या बोला गया था कि ये आपका जो है भारतीय जनगणना में जो है ये माना गया था कि यह आपका बेस डिवाइजर मान लिया गया था, क्योंकि इसमें जो है सबसे कम हो गई थी, यानी कि माइनस में आपका चली गई थी जनगणना। लोग बढ़े नहीं थे और भैया जितने थे वो भी आपके कम हो गए थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा महामारी भी सब फैली थी। तो उसको भी आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला आता है कि राष्ट्रपति भवन में जो है सबसे पहले कौन सा वायसराय रहा? तो राष्ट्रपति भवन में जो रहा वो कौन रहा? तो वो रहे थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले वायसराय। अब राष्ट्रपति भवन का जो नाम था वो पहले क्या था? वो था वायसराय पैलेस, क्योंकि यहाँ पर वायसराय ही रहते थे। उसके बाद इसका नाम डाला गया रीगल लॉज, और 1948 में जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तब इसका नाम डाला जाता है गवर्नमेंट हाउस, और 1950 में जब संविधान लागू हो जाता है तब इसका नाम डाला जाता है राष्ट्रपति भवन। तो यानी कि राष्ट्रपति भवन के अगर हम पुराने नामों की बात करें, पहला हो जाता है आपका वायसराय पैलेस, दूसरा हो जाता है आपका रीगल लॉज, फिर जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो ये बन जाता है आपका गवर्नमेंट हाउस, और जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तब ये बन जाता है राष्ट्रपति भवन। तो इससे कितने नाम हो गए? तो वो हो गए आपके 5 नाम। पहला हो गया वायसराय पैलेस, दूसरा हो गया रीगल लॉज, तीसरा हो गया गवर्नमेंट हाउस, और चौथा हो गया राष्ट्रपति भवन। 4 ही हुए, 5 नहीं हुए, ठीक है ना। तो और सबसे पहले कौन सा भैया रहा? सबसे पहले वायसराय रहा है तो वो रहा है आपका लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन भी हमारे भैया इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। इसके विषय में भी मैं आपसे किसी की चर्चा करूँगा, ठीक है।
अगर हम बात करें कि जो है राजधानी जो है पहले थी भैया बनाई गई दिल्ली, पहले भैया 1911 तक हमारे देश की राजधानी थी कलकत्ता। जब आपका दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और जब भैया जॉर्ज पंचम आते हैं भारत, तब क्या होता है कि तब हमारी जो भैया राजधानी है वो होती है ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो 1912 में जो है दिल्ली पूर्ण रूप से हमारे देश की राजधानी बन जाती है। अब उसके 20 साल बाद क्या होता है कि 14 जनवरी सन 1931 को क्या होता है कि राजधानी जो है नई दिल्ली स्थापित कर दी जाती है दिल्ली से। तो पुरानी दिल्ली पुरानी हो जाती है, अब नई दिल्ली नई बन जाती है। ठीक है, अब 29 जनवरी 1959 इसमें क्या होता है कि जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इस समय बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अभी हाल में न्यूज में रहा है, इसलिए इसको आपको और ज्यादा चर्चा देनी है। तो ये जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने हैं आपके काका कालेलकर। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज में रहा है। तो ये पहले इसकी डेट याद कर लो, तो वो है आपकी 29 जनवरी 1953। 29 जनवरी 1953 जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके भैया प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं काका कालेलकर। तो काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953। ठीक है, और इसमें इन्होंने कितनी जो आपकी जातियां हैं उनको पिछड़ा माना, तो वो मानना है 2399। एक कम 2400 जो है ये भैया इन्होंने मान लिया कि ये आपकी जातियां जो है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। तो भैया इन्होंने, अब एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका पहला जो आपका आता है, इसका अधिवेशन वो कब आता है, वो आता है 29 जनवरी 1953 में। किसने अध्यक्षता की, वो की काका कालेलकर ने, और इन्होंने एक कम 2400 यानी कि 2399 जातियों को इन्होंने बोला कि ये आपका सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी है। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि इम्पोर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी बिल है, जो ये आपका आता है 22 सितंबर 1980। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी जो भी भैया सीपीओ वाले हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होता है। अगला आता है जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, वो उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो जो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, उसमें अभी तक 2 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों में 2 बार हुआ है। ठीक है, अगला आता है जो आपका संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन मिल गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो जो आपका संयुक्त बैठक आती है वो आता है अनुच्छेद 108 के तहत। अब इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। और किस भैया अनुच्छेद के तहत, वो है 108 के। और अभी तक जो आपका भारत का इतिहास है, जो आपका स्वतंत्र भारत का इतिहास है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेकर वर्तमान समय तक केवल 3 बार ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और ये कब कब बुलाई गई है, तो एक बुलाई गई है 1961 में दहेज कानून के विषय में, उसके बाद 1978 में जब आपका बैंकिंग सेवा था, और एक बुलाई गई है 2001 में जब आपका कोटा अधिनियम लागू किया गया था। तो ये 3 हैं जब अनुच्छेद 108 का यूज करके राष्ट्रपति ने आपका संयुक्त बैठक बुलाई है दोनों सदनों की। तो वो कब कब, 1961 का आपका दहेज कानून, 1978 का बैंकिंग सेवा और 2001 का कोटा अधिनियम। ठीक है, अब 352 जो आपका अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 352 इसमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, या फिर किस अनुच्छेद के तहत वो भैया आपका वित्तीय आपातकाल कर सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो आता है 352 में, और जो आपका वित्तीय है आपातकाल वो आता है अनुच्छेद 360 में। ये दो दो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको याद करना है कि बावन बावन में अगर हम लास्ट देखें तो दो बनता है, और दो जो है अगर हम उसको लिखते हैं तो वो जो है आपका हिंदी का जो आपका अक्षर है रा, उसी की तरह लगता है। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि रा यानी कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल। और हम 360 की बात करें तो आखिरी में है जीरो। जीरो एक तरह से अगर हम उसको देखना चाहें तो वो हमारा एक गोल सिक्का है। तो भैया सिक्का कब होता है, सिक्का क्या होता है, सिक्का आपका वित्त होता है, मनी होता है, मनी होता है यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 360 आपका वित्तीय आपातकाल। अब 352 का जो यूज हुआ है वो अभी तक भैया 3 बार यूज हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो पहला आपका यूज होता है जब आपका चीन भारत पर आक्रमण करता है। वो कब से कब तक हुआ, तो वो होता है 26 अक्टूबर 1962 से लेके 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है ना। तो जो अब आपका चीन आक्रमण होता है तब ये होता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका 2 दिसंबर 1971 से लेके और 26 मार्च 1977 तक। ठीक है, ये होता है दूसरा। और तीसरा होता है आपका 26 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977। ये इंदिरा गांधी के समय में जब उन्होंने लगाया था देश में इमरजेंसी। ठीक है ना। अगला आता है जो आपका कार्यपालिका की जो है समस्त शक्तियां वो किसमें निहित होती हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता रहता है। तो वो होता है मंत्रिपरिषद में। अब इसका उल्टा भी ये समझ लो कि मंत्रिपरिषद के जो है वो भैया समस्त शक्तियां किसकी नियत करता है, तो वो करता है कार्यपालिका की। और जो सभी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सही बात है, जितने भी भैया मंत्री हैं अगर मान लिया उसके ऊपर राष्ट्रपति का हाथ है तो वो भैया अपना कार्यकाल चलाता ही रहेगा, है ना। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक तुम्हारा कार्यकाल चलता रहेगा। तो ये थे भैया कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे भारतीय संविधान के विषय में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो जो मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/qacademy22 वहाँ पर भी आप उसको सब कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी, जिन दोस्तों ने, जिन जिन महिलाओं ने, जिन बहनों ने मेरा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझको भैया सब मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ भैया आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे भैया चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आप सभी से मिलूँगा अगले वीडियो में। और मैं जाने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक भारतीय संविधान सभा का वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज़ मेरे उसमें चले जाइए, नीचे भैया प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें सब भैया देख लो। भारतीय संविधान सभा का वीडियो भी आप एक बार उसे देख लो। आप लोगों को मैं ये चीज़ इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनमें से आपका ज़्यादा नहीं तो 60 से 70% टॉपिक कवर अप हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ 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 उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।